वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच कल थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिले कि हाँ भाई थोड़ा सा जो है काउंटर अटैक हो भी रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से एक तरफा तुषार मेहता लगातार जो है काउंटर पे काउंटर कर रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल साहब का ज़्यादा कुछ निकल कर नहीं आया। तो अब लोगों की निगाहें वक्फ बिल को लेकर है कि भाई फैसला क्या आएगा, सीजीआई की तरफ से क्या रुख रहेगा, क्या रोक लग जाएगा या वाकई में बहाली हो जाएगी। और वे तमाम मसले जिस पर बातचीत करेंगे, इन तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा से बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता है कि वक्फ बिल को लेकर चाहे तुषार मेहता हो, कपिल सिब्बल हो या जो बेंच सुनवाई कर रही है, आखिर फैसला आएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पराचा साहब, वक्फ बिल को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों को समझाया भी, लेकिन जो हालात अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जो दलीलें आ रही हैं, वो तो साफ उलट ही हो रहा है। क्या चल रहा है ये? खुदा खैर करे, यही बोल सकता हूँ मैं। और पहले दिन से मैं यही बोल रहा हूँ और आज भी वही बात बोलूँगा मैं। और अभी मैं तो इसीलिए, हालांकि मैंने एक केस में इंटरवेंशन भी डाल रखी है, मैं जान के कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बना लिया है जो पूरा सिस्टम ही कंट्रोल हो गया। मतलब कोई भी व्यक्ति इन 4-5 लोगों के अलावा बहस ही नहीं कर सकता। इसके लिए सब लोग मान गए। मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ, ये गैर कानूनी भी है, इसलिए भी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग कार्टलाइजेशन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। और कार्टलाइजेशन भी ऐसी कि जो लीड काउंसिल है हमारे, उनका जो रिकॉर्ड है कपिल सिब्बल साहब का, हर केस हारने का है आज तक। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो हर केस हारे हैं हमारा, चाहे बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे ट्रिपल तलाक का केस हो, चाहे संजय दत्त का केस हो, चाहे लालू यादव जी का केस हो, चाहे वो आज़म खान साहब के केस हों, जो भी गालिबन केस वो लड़े हैं, ये वाले, सिर्फ इन केसेस की बात कर रहा हूँ। वैसे वो बहुत अच्छे वकील हैं और वो अमूमन केसों में जीतते भी हैं। और आज भी ये अली खान मोहम्मद साहब का केस है, ये एक तरह से हार ही गए हैं वो, और उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, ऐसा मेरा मानना है। आने वाला समय मुझे सही या गलत ठहराएगा। तो अब उन्हीं को 75% के करीब टाइम उनको मिला। अब इनके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं और सीयू उदय साहब हैं, उदय सिंह साहब हैं और हुज़ैफ अहमदी साहब हैं, इन तीनों ने अच्छी मजबूत बातें रखी, लेकिन इनको टाइम ही कितना मिला? सारा टाइम उन्होंने ले लिया। और कल भी ऐसी ही उम्मीद लग रही है कि वो कपिल सिब्बल साहब ही ज़्यादातर टाइम जो रिबटल करने के लिए मिलेगा, यानी कि जवाबुल जवाब के लिए मिलेगा, वो भी कपिल सिब्बल साहब को ही ज़्यादा मिलेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। और उनको, मेरा तो ऐसा मानना है कि वो जो बहस से नज़र आ रहा है, उनको ज़्यादा क्लू नहीं है कि वो वक्फ एक्ट होता क्या है और क्या चेंजेस हैं, उनको अभी तक भी क्लू नहीं है। जो मेरे ख्याल से, अगर मैं बहुत ही उनके पक्ष में भी ओपिनियन दूँ, तो वो वही बोल रहे हैं जो उनको ब्रीफ किया गया है, बिल्कुल। और वो ब्रीफ उन्हें बिल्कुल ऐसे तरीके से किया गया है कि वो ठीक नहीं है तरीका, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो मैं ये भी कह रहा हूँ, सब लोग मिलकर दुआ करें ये, और इसको प्लान ए ही माने। प्लान बी हम लोगों ने तैयार कर रखा है, अगर कुछ उल्टा सीधा होता भी है तो हम लोग प्लान बी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें हम सब लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सबको मिल के करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी बेंच अच्छी है, जो कहने में आती है ना बात कि कोई बेंच अच्छी होती है, कोई बेंच बुरी किसी चीज़ के लिए, वो तो आते ही हैं, बातें चलती हैं आपस में हम लोगों की। वकीलों मेहता साहब जो कह रहे हैं 97 लाख के आसपास मुसलमानों से मशवरा किया गया, वो समर्थन में, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, ये सब बातें अब मैं ज़्यादा, क्योंकि सब्जुडिस मैटर है, बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जब इस तरह के संवैधानिक चैलेंज होते हैं, उसमें फैक्चुअल बातें नहीं लाई जाती। अच्छा, ठीक है कि 96 लाख से हुए हैं, 9600 से हुए हैं। यहाँ तो मुद्दा ये है, ये जो कानून है, ये संविधान की मूलभूत भावना, यानी कि बुनियादी असूलों के खिलाफ है या नहीं है, संविधान के, कानून जो आइन है हमारा, उसके इसी पे है। अब तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों के लिए भी कर रहे हैं, वो सब तो फैक्चुअल बातें हैं ना, उसके लिए तो कानून है आज भी। अगर ये उन्होंने एग्जांपल ये भी दिया है कि अगर ये ट्राइबल लोगों की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लोग उनसे शादी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा के उनको वक्फ कर देते हैं और फिर तलाक दे देते हैं, ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का काम हो गया ना। उसके लिए तो BNS की धाराएँ हैं बहुत सारी, पहले IPC की धाराएँ थी बहुत सारी, और फिर हमारे परम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी और इनके सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बना ही रहे हैं। तो ये वक्फ को चीटिंग
उनमें चेंज करें ना कानूनों में, और मजबूत बना दें उनको कानूनों को। वक्फ का क्या ताल्लुक है उससे? और जो ट्राइबल्स मुसलमान हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर पाएंगे। तो जवाब हम जैसे लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो वक्फ की समझ रखते हैं हो सकता है अलग हो, लेकिन अब वो तो काम कपिल सिब्बल साहब को करना है, वो जाने, और जो लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें और सारे मिलके जिन्होंने अपना लीड काउंसिल उन्हें बनाया कि वही बहस करेंगे, वो सब लोग जाने। मैं सर एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा जानकार तो नहीं, तो कानून के जानकार हैं, कि सोशल मीडिया पे बारीक से वो लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि जो बहस अंदर में चल रही है इसका मेन मकसद क्या है। क्योंकि वक्फ सब तो यही जान रहा है कि ये अल्लाह की दौलत है, लोग जान रहे हैं कि भाई मेरे हक में ही फैसला आएगा, लेकिन अचानक आज देखने के बाद साफ उलट हो गया, लोगों के चेहरे की मायूसी पूरी तरह से आ गई, रौनक ख़त्म हो गया। भाई मेरी बात देखिए, अभी भी मुझे फिर भी उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी कर रहा हूँ, बेंच जो है अच्छी है, ठीक है, वो तब कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आप जाके दीवार में टक्कर ही मार रहे हो बार बार, तो बेंच भी क्या कर लेगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ मुआवजा हो जाए, उसी की उम्मीद कर रहे हैं हम। लेकिन मैं तो इस बात को पहले से कह रहा हूँ ना कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लान बी की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो टीमें लड़ रही हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना आप, 100% हर केस में हारने का है। अब ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे ये? वो और चमत्कार तो कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब को ही लीड काउंसिल बना दिया, मतलब 75% टाइम वही लेंगे, तो अंजाम हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए ना। अंजाम का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम? वही होगा जो आज तक होता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी बात मैं कर रहा हूँ? और फिर एक और दूसरी भी सोचने की बात है, मैं एक बुनियादी बात पे आता हूँ। जितने 95% लोगों ने पिटीशंस डाली, वो सब लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर आप चेक कर लीजिएगा, जो किसी ना किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। तो अब ये जो नया कानून आया है, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को चोरी करने वालों की सज़ा कम कर रहा है। पहले नॉन बेलेबल था, अब उसको बेलेबल बना रहा है। पहले सज़ा 3 साल तक की थी, अब उसको 6 महीने की बना रहा है। पहले रिगरस कैद बामुशक्क़त थी, अब उसको आसान प्रिजनमेंट वो जो बना रहा है, कैद मतलब आम कैद बना रहा है। तो जो लोग वक्फ पे कब्जा करके बैठे हैं उन्हें तो खुशी हो रही होगी ना इससे? नहीं हो रही होगी। तो वो लोग चाहेंगे कि वो ये केस जीतें, या वो ये चाहेंगे कि केस हारें? ये बुनियादी बात है। अब आप देख लीजिए, इनमें से चेक कर लीजिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। और वो लोग क्या ये चाहेंगे कि जो ये अभी लिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है, अब अगर 12-14 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और बैठे हुए कौन है? यही लोग जो अपने आप को वक्फ का हिफाजती बता रहे हैं। अब जो नया कानून आया है वो ये कह रहा है कि अगर आपने कब्जा कर लिया तो कब्जा सच्चा और दावा झूठा, सबूत कितने भी आप दिखा दो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 12 साल हो चुके हैं, जो भी उलेमाए सूस पे बैठे हुए हैं या जो भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़ाती मिल्कियत हो गई। अब वो ये जीतने के लिए केस लड़ेंगे या हारने के लिए, ये मैं आम आवाम पे छोड़ता हूँ। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ये बड़ी बात चीज़ और कि जो तुषार मेहता जी या कपिल सिब्बल साहब का वो ठीक है, ये जो दलीलें दे रहे हैं, सुनवाई हो रही है, सीजीआई की बेंच का फैसला कब आता है और कैसे आएगा? जो क्योंकि लोगों की निगाहें हैं, 2 दिन हो चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं कल भी सुनवाई होगी, तो इस पे सीजीआई पे लोगों की निगाहें कि फैसला कब आता है या फिर ड्राफ्ट में चला जाएगा? देखिए, वो तो अब मेरे ख्याल से इंट्रीम ऑर्डर पास करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियां भी आ गई हैं। जी। और पहले हफ्ते में तो सीजीआई साहब की बेंच भी बैठ ही रही है, जो छुट्टियों की भी पहला हफ्ता है। मगर क्योंकि इंट्रीम एप्लीकेशन है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टे कोई वो दिया नहीं है उन्होंने। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे उम्मीद है ऐसी, लेकिन अब मैं कोई शास्त्री तो हूँ नहीं कि भविष्य बता सकूं। वक्फ पे जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियो को, जिनके मन में कन्फ्यूजन है, कंक्लूजन है, जिस गफलतबाजी में, उसका क्या इलाज है कि कैसे समझे इस मसले को अभी फ़िलहाल? अब देखिए, अभी ये इंट्रीम ऑर्डर पास जो भी हो जाए, हम सब लोग दुआ करें, और जो लोग आपके अंदर अच्छे से इंग्लिश जानते हैं ना, उनको साथ लेके बैठें। अच्छा। तब बहस सुने सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। इंग्लिश किसी की सुन के इम्प्रेस ना हो। इंग्लैंड में, अमेरिका में इंग्लिश तो हर इंसान बोलता है, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है वो भी इंग्लिश बोलता है। और जो कपिल सिब्बल साहब जैसी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे अच्छी बोलता है। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आप ट्रांसलेट करके समझें।
तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यही इसमें बुनियादी बात है जो हम कल और आज के बीच में सुधार सकते हैं। मेरा अगर मुझसे सलाह ली जाती तो मैं तो यही बोलता कि कपिल सिब्बल साहब को जवाबुल जवाब यानी कि जो रिबटल देना है वो ना देने दिया जाए, और ये जो 3 वकील हैं इनसे दिलवाया जाए, सिंघवी साहब से, चंद्रोदय साहब से और हुज़ैफ अहमदी साहब से। मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सब कुछ सेट है ही, ख़ास तौर से सेट इन द सेंस कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पक्ष सेट हैं और पूरा सिस्टम सेट है। जो यहाँ से बहस करने का सिस्टम है और लीड काउंसिल जिन्हें बना गया है वो तो सेट ही हैं। और हमारे जो उलमाए सू हैं, अरशद साहब, तो बाबरी मस्जिद का भी केस कपिल सिब्बल साहब से आर्ग्यू करा के जीते ही थे। अभी भी वो कपिल सिब्बल साहब की तारीफ़ करने में रुक ही नहीं रहे, बोलते हैं। अभी भी मैंने उनकी कोई स्पीच देखी अभी 1 महीना पहले कि 15 लाख की उनकी फ़ीस है पर अपीयरेंस की। तो मदनी साहब जो उलमाए सू हैं और इन जैसे दूसरे लोग जो हैं, कपिल सिब्बल साहब की मोटी फ़ीस देने के लिए भी चंदा भी इकट्ठा कर ही रहे हैं, और हारने में इनको फ़ायदा है, जीतने में तो हमारे मदनी ब्रदर्स को भी नुकसान है। दोनों तो वफ़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे बैठे हैं, और क्योंकि कोई दावा नहीं है तो भैया ये ITO की प्रॉपर्टी है, दूसरी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हैं। तो 12 साल तो हो चुके हैं, ये तो इनकी ज़ाती मिल्कियत हो गई, बल्ले बल्ले। तो ये जीतने के लिए कोशिश करेंगे या हारने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ। इसलिए सेटिंग है। ये उलमाए सू और जितनी भी पार्टी, अब ओवैसी साहब को ले लीजिए आप, वो कितनी बड़ी वफ़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, बैठेंगे नहीं बैठे? तो वो चाहेंगे ये केस जीतें या हारें? ज़ाती नुकसान करके भी ये केस जीतना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ये फरिश्ते हैं, इंसान थोड़ी हैं ये। इसी में एक और सबसे बड़ा सवाल आ गया सर कि प्रोफेसर खान को लेकर आज तो जमानत मिल गई, कपिल सिब्बल साहब ही लड़ रहे हैं चुनाव। कैसे देख रहे हैं जो कानून ने काम किया, जैसे उनको जेल में डाला, इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं अली खान को? देखिए, मेरा मानना है, फिर मेरा ही मानना है, अली खान मोहम्मद साहब जो भी हैं महमूदाबाद, अब बड़ी मुश्किल में आ गए सुप्रीम कोर्ट आके। अब वकील फिर भी इंसिडेंटली वही हैं, अब मैं क्या करूं इसमें। जमानत मिलने के बाद मुसीबत में आ गए। इंटरिम जमानत मिली है, पहली बात। दूसरी बात, जो टिप्पणियां की हैं अदालत ने, उसको आप ज़रा ठीक से पढ़ लें, क्या क्या टिप्पणियां की हैं। और एक SIT बनाने का, जैसा मैंने सुना है, एक SIT बनाई गई है, जैसे कोई ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। जैसी SIT विजय शाह साहब जो हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, वैसी SIT उसी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है हमारे अली खान महमूदाबाद के लिए भी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ना आते, वकील साहब के बारे में तो मैं बोलूँ ही क्या, वो तो मेरा कंसिस्ट आप जानते ही हैं क्या बोलूँगा। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते तो इनकी, क्योंकि इनके खिलाफ जो FIR है उसमें तो कोई बात लगती नहीं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अच्छा वकील इनको ना सिर्फ ज़मानत जल्दी करा लेता, बल्कि ये FIR भी क्वैश करा लेते। अब FIR क्वैश कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जाना किस अक्लमंद आदमी का दिमाग है, जबकि हाई कोर्ट जाना चाहिए सबसे पहले। तो हाई कोर्ट को जंप मार के सुप्रीम कोर्ट में आने की कौन सलाह देता है? हम जैसे लोग तो इसको बार बार मना करते हैं, पहले हाई कोर्ट जाएँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएँ। अगर कोई बहुत ही बड़ा ऐसा मसला ना हो जाए तो एक छोटे से केस को बड़ा केस बना लिया, SIT बनवा ली, उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स और दूसरे जो सामग्री है वो है, उनके फेवर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ भी, मैं तो न्यूज़ में ही देख रहा हूँ, जो न्यायालय है उसने सख्त टिप्पणी कर दी, उनको भी सबको बता दिया कि इनसे अलग हो जाओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट से लेके निकले हैं हमारे सीनियर वकील साहब भी, और क्लाइंट तो हैं ही। तो एक सिस्टम बन चुका है, जो भी इस तरह का केस होगा उसके लिए एक ख़ास पैटर्न बन चुका है, और उस पैटर्न का पिछला रिकॉर्ड कोई देखता नहीं है। अभी भी किसी को भी बड़ी मुसीबत आएगी तो वही है सिस्टम, वहाँ जाओ, और वहाँ जाने के बाद जो होता है, हर बार होता है, वो इस बार भी हो गया है। अली मोहम्मद ये खान साहब के साथ भी वही हुआ है। आने वाला टाइम मेरी इस बात को सही या गलत साबित करेगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन मेरा हिसाब ऐसा है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, जिसमें उनको फंसने की गुंजाइश ना के बराबर थी। अब वो उस मुश्किल में फंस गए। लेकिन जो लोग इनके चाहने वाले थे प्रोफेसर के, वो तो जश्न मना रहे हैं कि चलिए भाई जमानत ही सही मिल तो गया एटलीस्ट। ठीक है, वो तो हमेशा किसी जेल में ही होना तो उनकी नियति है ना, उनको तो किसी जेल में ही होना चाहिए था। ठीक है, और इसीलिए वो बाहर आ गए तो जश्न मना रहे हैं। जेल में गए, उसके लिए कुछ करने के लिए सोचा किसी ने?
अगर किसी अच्छे वकील के पास जाते तो वो यही करता, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़मानत कराते, हाई कोर्ट में जाके ये एफआईआर क्वैश कराते और वापस मुकदमा डालते। जो जुर्रत मेरे ख्याल से इस लाइन ऑफ लॉयर्स में तो नहीं है, जो लॉयर्स हमारे सब लोग हमेशा जिस लाइन पे जाते हैं। तो अब क्या उसके खिलाफ मुकदमा डालने की कोई भी गुंजाइश बाकी बची है? सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईटी बना दी है। अब झेलो झेलो, जो खुद इनवाइट किया उसका सज़ा भी तो। लेकिन एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ फला फला के दरवाजे चले जाओ, ये सबसे अच्छा दरवाज़ा है, यहाँ से बस, इसके अलावा तो फिर ऊपर ऊपर ही हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान कर रही है अंदर की बात है। ये जो जब प्रेडिक्टिबिलिटी आ जाती है ना, हमारे जो मुखालिफिन हैं, किसी भी दो ग्रुपों के बीच में अगर मुखालफत है, जो सामने वाला पक्ष है उसको ये पता लग जाए कि जो सामने वाला पक्ष है वो क्या करेगा, या उसको पहले से मुखबिरी मिल जाए, तो वो अपनी दिफा जो है वो बहुत आराम से, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बना सकता है। जयशंकर साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा बात अभी क्या हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि हम आ रहे हैं, अपना इंतज़ाम कर लो बचने का। कोई अगर देखिए, हम लोग तो ये बहुत सारे केसेस भी करते हैं, क्या आप उस पुलिस के अधिकारी का आप क्या करेंगे जो किसी जो क्रिमिनल्स हो उनके गैंग पे को अरेस्ट करने के लिए एक अचानक रेड करना चाहता हो? अगर उस एसएचओ साहब के पुलिस स्टेशन में कोई भी अधिकारी, पुलिस वाला फ़ोन करके उन बदमाशों के गैंग को ये बता दे कि पुलिस आने वाली है, तो उस अधिकारी का एसएचओ साहब क्या करेंगे, ये मुझे बता दो आप। क्या जयशंकर साहब के साथ मोदी जी वो करेंगे? तो उसी तरीके से जब सिस्टम के पता ही है ना कि अगर किसी भी मुस्लिम या शेड्यूल कास्ट या किसी भी वीकर सेक्शन के पास कुछ ऐसा होगा तो उसको बचाने के लिए ये लोग आएंगे, और उसके बाद ये होता है। वो हर बार होता है, इस बार भी हुआ है, अली खान साहब के साथ भी हुआ, औरों के साथ भी हुआ, और औरों के साथ भी होता रहेगा आगे। जो कानून के जानकार हैं वो तो आपसे बेहतर बताएंगे नहीं, लेकिन लोग ये आम भाषा में, आसान शब्दों में ये समझना चाह रहे हैं कि भाई जो ये इन्होंने कहा कर्नल सोफिया जी को लेकर, या फिर जो विजय शाह मंत्री ने कहा, या डिप्टी सीएम ने जो कहा, जगदीश जी की बात है, या राम गोपाल जी ने भी कहा, ये लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए, ये क्यों अरेस्ट हो गए? इसको आसान भाषा में ये तो आप कपिल सिब्बल साहब से पूछिए ना, और उनके उन समर्थकों से पूछिए जो कपिल सिब्बल साहब के पास गए थे। और सबसे बड़ी बात ये, सुप्रीम कोर्ट जो लेके गए थे इन लोगों को, ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही तो ऑर्डर आया है कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो सब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त करके कपिल सिब्बल साहब ही आए ना। कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब इस बात की तारीफ कपिल सिब्बल साहब की नहीं होनी चाहिए, जो टिप्पणियाँ अदालत ने की हैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वही तारीफ मैं कर रहा हूँ। इन टिप्पणियों की आवश्यकता कहाँ से पड़ती है अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो? हम ये टिप्पणियाँ आती कहाँ से? जो टिप्पणियाँ लाया है, जैसे हम अमित शाह साहब को क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं हम कि जो अभी पहलगाम में हुआ, तो ये सबसे बड़ी गलती जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब की है, क्योंकि उनके हाथ में फ्री हैंड था आतंकवादियों को देश में अंदर आने से रोकने का, और अगर वो आ जाएं तो पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे, या अगर वो गोली चलाते हैं तो उनको उनका मुकाबला करके उनको वहीं न्यूट्रलाइज करने का, या जो भी उनके चोट लगे या ज़िंदा बचें या वो मारे जाएं, ये काम की जिम्मेदारी तो अमित शाह साहब की है। अगर पहलगाम का अटैक हो गया तो अमित शाह साहब को ही हम बुरा बोलेंगे, और अगर पहलगाम का अटैक होते समय रोक लेते पुलिस के अधिकारी तो हम अमित शाह साहब की जय जयकार करते। तो अब कपिल सिब्बल साहब जो ये ऑर्डर लेके आए हैं, जो टिप्पणियाँ लेके आए हैं, तो उसमें उनको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए ना। बेल तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि ये बेल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आराम से मिल जाती, परमानेंट बेल मिल जाती, इंटरिम नहीं। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, क्योंकि उससे जो है उनके केस को भी नुकसान हो सकता है और मैटर भी सब जुडिस है, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरे ख्याल से इससे बुरी कानूनी सलाह दुनिया में कोई नहीं दे सकता था कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अली खान तो आपने रख दिया, लेकिन ये सीधा समझना चाह रहे हो, ये दोनों मंत्री अरेस्ट क्यों नहीं? इसमें कौन सी ताकत है, इसके पीछे कौन सा बल है? कानून तो एक ही है। इसके पीछे बल है जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, जो अली खान साहब की तरफ से कभी भी नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारे ऑफिस से ही होता है, वही रास्ता है उसका।
वो हमारे ऑफिस से कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर, पुलिस के लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिन लोगों ने झूठा गलत इन्वेस्टिगेशन करके दिल्ली के दंगों में हो चाहे या दूसरी जगह में हो, ये वापस एक्शन लेने का काम ही तो होता है। अब पुलिस के अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को क्या पता है? हम जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर ही कर दिया, उसके बाद भी पुलिस के अधिकारियों की इतनी हिम्मत कि हम कुछ नहीं करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा कि जो अश्योरेंस उनके दिमाग में है ना, जब तक कानूनी कार्रवाई, ये उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दूर करने के लिए नहीं होगी, वो वही होगा। इसका जवाब ये है, मैं आप उसकी निंदा कर सकता हूँ इस बात की, उससे फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बताता हूँ, मेरा नेचर वही है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो मैं हर चीज़ को समझ के उसका समाधान बताता हूँ। समाधान ये है, वो समाधान आज तक किसी इन महानुभावों ने किया या नहीं हुआ है, ये अपना रिकॉर्ड बता दें। और हमने जो हमारे ऊपर हमले होते हैं, जो हमारी चारों तरफ से एक तरीके से घेर रखा है सब मनुवादियों ने, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, वो आप सब देख ही रहे हैं। ये कर्नल सोफिया जी को लेकर या फिर विंग कमांडर भयमिका सिंह को लेकर सब जो टारगेट कर रहे हैं या उनको पाकिस्तानी की बहन आतंकवादी, ये आखिर प्रचलन क्यों चला? ये क्या तमाशा नया आ गया है? कोई नया नहीं आया ना, ये तो शुरू से चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना का एक ही फार्मूला है। सेनाओं को भी नहीं छोड़ा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान और चाइना को पता है भारत की फौज मजबूत, भारत के लोग मजबूत। इन मजबूत फौज और मजबूत लोगों से जीतने का तरीका क्या है? फौज से तो ज़्यादा, क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स है, उसको नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक, क्योंकि वो तो जवाब भी तुरंत दे देंगे। और इस तरह की चालबाजी करने की भी, क्योंकि समझदार लोग होते हैं फौज में, तो वो चालबाजी भी नहीं चलेगी। तो जो आम भोली भाली जनता है, उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाओ, देश को कमज़ोर करो। एक ही फार्मूला है, आज से नहीं, शुरू से है, चाइना और पाकिस्तान का। और इस फार्मूले का पालन करने वाले हमारे देश के अंदर जो भी हैं, वो पाकिस्तान और चाइना का भारत को कमज़ोर करने का, भारत को तोड़ने का फार्मूला का पालन कर रहे हैं। इसमें कौन सा एक बहुत ही मुश्किल काम है समझने का। अब ऐसे ज़्यादातर लोग कौन हैं? आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, या उनकी जो आरएसएस की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनकी नज़र आने वाली नहीं, छदम पीछे से मदद करने वाली AIAM वाली, या ऐसी जिस तरह की भी पार्टियां हैं जो मुसलमान और हिंदू करती हैं, वो सब लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो देश को कमज़ोर करने का है, धर्म के नाम पे। इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझने की आपकी? तो जहाँ जहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोग या उनके समर्थित लोग, जो मुंह दिखाने के लिए भले ही उन्हें गाली भी देते हों, वो होंगे, वहाँ हिंदू, जहाँ उसका सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? हिंदू मुसलमान हो रहा होगा। तो जहाँ हिंदू मुसलमान है, वो चाइना पाकिस्तान का एजेंडा है। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? अब आप देख लो कौन कौन हिंदू मुसलमान करता है। जो करता है उसको चाइना और पाकिस्तान का एजेंट बताना शुरू कर दें हम लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दें हम लोग, देखिए 2 मिनट में ये साजिश चाइना और पाकिस्तान की ख़त्म हो जाएगी। और कोई चाइना और पाकिस्तान के बाद दूसरा भारत से जीतने का रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। उसमें उनके समर्थक अंदर वाले हैं सबसे बड़े, उनका हथियार हमारे अंदर जो उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं हिंदू मुसलमान करने वाले, वही हैं और कोई नहीं। यशवंत वर्मा साहब को लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के पास भी सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद जो है कुछ हुआ भी नहीं, अभी तक सामने भी नहीं आया। लेकिन अब कल ही कहा उन्होंने, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, कि भाई FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? तो एक तरफ उन्हीं के पास भी है, उन्हीं के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या समझा जाए यशवंत वर्मा को? देखिए, जो FIR करने का काम जो होता है, जहाँ तक मेरी छोटी मोटी समझ है, पुलिस का होता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, दिल्ली पुलिस का या जिस भी पुलिस का होता है, दिल्ली मामला हो इसलिए। तो दिल्ली पुलिस के जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो अमित शाह साहब हैं मेरे ख्याल से। धनखड़ साहब और अमित शाह साहब के कितने घनिष्ठ संबंध हैं, ये सलाह उनको दे के या उनको डायरेक्शन दे के या उनसे रिक्वेस्ट करके या उनको कन्विंस करके FIR करा लें। और अगर FIR करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है धनखड़ साहब को, तो मैं नाचीज़ बैठा ही हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगा कैसे लीगल FIR हो सकती है यशवंत वर्मा साहब के केस में। यशवंत वर्मा साहब के केस में, यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ नहीं, यशवंत वर्मा साहब के केस में मैं बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे दूंगा। क्योंकि मैं जुडिशरी को सुधारने का जिम्मेदारी हर एक अच्छे नागरिक की मानता हूँ, मैं भी एक अच्छा नागरिक बनने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे दूंगा। एक तो हो गई FIR की बात। दूसरा तरीका यह है, धनखड़ साहब तो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया से मिलें
और जो चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने रिपोर्ट सौंपी गई है कि जस्टिस वर्मा को हटाना है, उस पर अमल जो है तीव्र गति से शुरू करा दें। 50 और उससे भी आसान काम है, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फ़ोन करें, क्योंकि वो तो बताते हैं ना, मैं फ़ोन कर करके बात करता हूँ। एक बार बोला था उन्होंने MP से, उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। राज्यसभा में 50 MP के तो साइन करा के नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है। धनखड़ साहब ये कर दें, सलाह ना दें, एक्शन कर लें, अपने वॉक द टॉक कर लें। मैंने 3 रास्ते उन्हें बता दिए हैं, तीनों रास्ते एकदम कानूनी रूप से सही हैं, अगर वो चाहें तो अमल कर लें इस पर। उनका इंटेंशन क्या था, सलाह देने का था या फिर गाइड करने का था, क्या मकसद रहा होगा? अब मन के अंदर उनके क्या बात है ये तो वही बता पाएंगे। मैं तो जो प्रैक्टिकल रास्ता है वो आपको बता सकता हूँ। ये 3 कानूनी रास्ते उनके पास हैं, जिससे यशवंत वर्मा साहब जो हैं अपने पद से हट जाएंगे और उनको अपने किए की सज़ा अगर की होगी आफ्टर ए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल मिल जाएगी, या वो बरी हो जाएंगे। यही है भारत का जो न्यायिक व्यवस्था बाबा साहब ने बनाई है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का काम अमित शाह साहब के पास, प्रेसिडेंट साहिबा के पास और धनखड़ साहब के पास है, या लोकसभा में उनके मित्र वो हैं हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब, उनसे बात कर लें। वहाँ थोड़े ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होंगे, 100 चाहिए, इनको 50 ही चाहिए धनखड़ साहब को। तो ये सारे रास्ते उनके पास हैं, वो उस पर अमल करना चाहते हैं तो करें। अगर वो सिर्फ लोगों को सलाह देना चाहते हैं तो सलाह तो उन्होंने दे ही दी है, लोगों ने सलाह जो कि टीम ने रिपोर्ट को इकट्ठा किया, तो इन लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, तौहीन है उनका, फजीहत एक तरीके से। ये बेईमानी क्यों हो रहा है कि रिपोर्ट भी सौंप दिया गया लेकिन कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं? फजीहत देखिए कि 3 जज तो भारत देश की जनता के नौकर हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह उनको इस पीरियड में भी मिली है। फजीहत, नुकसान और जो हमला है वो तो भारत देश की जनता के ऊपर है ना, भारत के संविधान के ऊपर है। यदि एक जज ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि वो बेगुनाह है, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, तो वो बेगुनाह साबित होके एकदम उसको वापस रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं अपनी जान देकर भी सुरक्षा करेंगे। जजिस के ऊपर कोई भी इतनी सी भी आँच आती है तो हर एक अम्बेडकरवादी उसके लिए, हर एक संविधानवादी अपने प्राणों की भी बाजी लगा के उसकी रक्षा करेगा, हर एक जज की। लेकिन अगर कोई जज के खिलाफ करप्शन के चार्जेस साबित हो जाते हैं या उससे पहले अगर शक होता है, मजबूत शक, उसकी एक प्रक्रिया है FIR होने की। जज के खिलाफ भी, इस केस में तो जज के खिलाफ ना हो के भी FIR हो, तो उसका पालन करवाना भी हर एक अम्बेडकरवादी, हर एक संविधानवादी की जिम्मेदारी है। क्योंकि जजों की हिफाजत हम जान दे के करेंगे, लेकिन अगर कोई जज में कोई खराबी आती है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सज़ा दिलवाने का काम भी हम अपनी जान पर खेल कर ही करेंगे। ये है भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो बाबा साहब ने बनाई है। लेकिन कौन ऐसा डर है, खौफ है जिसमें बंधे हुए हैं यशवंत वर्मा साहब, वो क्यों नहीं सच बोल देते? क्योंकि हिंदुस्तान तो जानना चाहता है ना, क्या अगर वो कोई फंसा भी रहा है तो वो सच आकर क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा गया, पद छोड़ना पर नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बहुत बार बोला है इस बात को कि उनके पक्ष से कोई भी व्यक्ति, उनके दोस्त या कोई हाई कोर्ट का अधिकारी या उनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा, ये उनके खिलाफ सबसे बड़ा एक सबूत पैदा होता जा रहा है। अब वो क्यों नहीं कर रहा है ये वही जाने, लेकिन ये बात उनको सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बेगुनाह है और बेगुनाह व्यक्ति अपने ऊपर झूठे इल्ज़ाम लेकर भी कोई वापस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है और अंधेरा पैदा करती है, शक को और गहराती है। तो ये जो शक को गहराने वाला काम हो रहा है, इसमें मैं समझता हूँ जस्टिस वर्मा की गलती जो है सबसे बड़ी। तो इस मामले में क्या उम्मीद करें फैसला आएगा? क्योंकि अब तो राष्ट्रपति जी मोदी जी के पास चला गया, प्रधानमंत्री के पास चला गया। वहाँ चला गया तो फैसला आने की उम्मीद कम है प्रधानमंत्री जी के पास। राष्ट्रपति महोदया से हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी जल्दी। अब इसी मतलब क्या है वो, इसीलिए एक और जजमेंट हुई जिसके लिए राष्ट्रपति महोदया ने थोड़ा अप्रसन्न होकर एक रेफरेंस भी भेज दिए। इसीलिए तो टाइमलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी चीज़ हो वो टाइमलाइन के साथ हो। अब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक चीज़ भेजी है माननीय हमारी राष्ट्रपति के ऑफिस में, तो उसका अब फैसला ही नहीं होगा, वो लंबित रहेगी। तो इससे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो फैसला किया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है और आखिरी सवाल, अम्बेडकरवादी आप कहते हैं सर, ग्वालियर देखिए हाईकोर्ट में क्या से क्या हो गया, वकीलों को पीटा जा रहा है, चंद्रशेखर को लोग गाली दे रहे, क्या चल रहा है ये तमाशा, क्या अम्बेडकर मूर्ति जी को? हम लोग आएंगे और अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगेगी, वहीं लगेगी, चिंता मत करें। हाँ, हम लोग अम्बेडकरवादी आएंगे, हम लोग प्लान बना रहे हैं, आएंगे। लेकिन कह रहे घुसने नहीं देंगे। वो ऐसे हमने के बनाने वाले को के मूर्ति को नहीं घुसने देंगे, ऐसा भारत में होता नहीं है। और अभी कुछ लोग गए हैं हमारे, हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे और लगाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस लड़ाई का जड़ क्या है? जड़ है मनुवादी मानसिकता। देखिए इस देश में दो ही वाद हैं, कोई तीसरा वाद है ही नहीं। एक तरफ मनुवाद और एक तरफ अम्बेडकरवाद, तो इन दोनों की लड़ाई है आपस में। अम्बेडकरवाद ये कहता है कि संविधान के हिसाब से चलो, हर आदमी इंसान आपस में बराबर होते हैं, महिलाओं के, पुरुष के, सब एक दूसरे के बराबर, सब बराबर हैं, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सब आपस में बंधुता से रहेंगे। ठीक, मनुवाद मानसिकता ये कहती है कि इंसान के बराबर नहीं होता और कुछ ही लोगों का ये अधिकार है कि बाकी सब लोग पैदा हों और उनकी सेवा करें। तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के संविधान की संरचना की थी। अब मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान जला के मनुस्मृति वापस लाना चाहते हैं, यही लड़ाई है। ये लड़ाई तो अब निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसका फैसला होगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। अब तो देखिए जय भीम सब करने लगे और चीफ जस्टिस साहब को मुबारक देना पड़ती है कि उन्होंने शपथ लेते टाइम भी जय भीम बोला। अब जय भीम बोलने का मतलब है बाबा साहब को मानते हैं वो। अब बाबा साहब की मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अभी पता लग जाएगा उनकी जजमेंट से। एक जजमेंट तो शेड्यूल SC/ST एक्ट पे आई है, उससे तो मुझे काफ़ी निराशा सी महसूस हुई है। जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी दी है वो एक मिसयूज़ ऑफ SC/ST एक्ट के बारे में एक जजमेंट आई है, जो कि मेरे ख्याल से मैं उसके खिलाफ विरुद्ध टिप्पणी करता हूँ और उसकी मैं एक तरीके से निंदा भी करता हूँ उस जजमेंट की, कि वो जजमेंट जो है शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने वाली है, जिसको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात।